Hello, my dear students. So, from the last day, previous day, we discussed about the story, their visualization in the paintings, and the nationalism. So, here is another paragraph to remain untouched. So, let's finish this, and then we start chapter number 1 of this unit. Okay. As you see, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought through sweeping changes in the political and mental world of Europe. 19th century means the year 1800 and on so world. दैट मीन्स उस टाइम पे जो नेशन के नेशन के क्रिएशन के लिए जो एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट्स हैं, एक पूरा रेवोल्यूशन है, वो बन के सामने आया है। और वो इतना ताकतवर फोर्सफुल मतलब है, फोर्सफुल ऐसा नहीं कि उसको थोपा गया है, नहीं ऐसा नहीं है। वो सबके मन का एक आइडिया है। सब लोग अपने लेवल पे अपनी, चाहे वो कल्चरल स्पीकिंग हो, चाहे लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हों, वो लोग अपना एक नेशन चाहते हैं। ये उस बात पे मतलब फोर्स करता है। तो वो कहते हैं कि अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। तो पॉलिटिकल चेंज क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल चेंज का मतलब होता है कि बेटा जो राजनीतिक पावर्स होती हैं, लाइक राजा थे, राजा अब नहीं रह रहे थे, लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेसी को डेवलप कर लिया, रिपब्लिक्स को डेवलप कर लिया। जो दूसरा वर्ड है मेंटल वर्ड। मेंटल वर्ड मतलब कि यूरोप जैसे एक दो जगह से जो चीज़ स्टार्ट हुई, उसके बाद वो चीज़ें स्टार्ट होते होते यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ तक पहुंच गई। तो मेंटल वर्ड का मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट कि वो चीज़ लोगों तक पहुँची, लोगों के अपने मन तक थी, लोगों के क्रांतिकारियों के द्वारा जो फैलाए हुए विचार थे, द थॉट्स स्प्रेड बाय द रिवोल्यूशनरी पर्सन्स। आप उनके बारे में भी लास्ट चैप्टर में आके पढ़ेंगे। ओके, द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। अच्छा, इन सब चेंजेस का मेंटल वर्ल्ड में जो सिचुएशंस के चेंजेस आए, पॉलिटिकल एरेना में चेंजेस आए, इससे फाइनली रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला कि इमरजेंस का मतलब हुआ बेटा कि जो चीज़ सामने उभर के आ रही है, किसी चीज़ का राइज हो रहा है, वो किस चीज़ का हुआ? नेशन स्टेट। अब आप एक ध्यान से बात सोचने वाली ये है स्टूडेंट्स कि नेशन स्टेट को क्यों यूज़ किया है। तो एक्चुअली नेशन स्टेट इसलिए बोला जाता है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज में किसी कंट्री को स्टेट ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसे इंडिया एज ए स्टेट, ठीक, वैसे नेशन जो है वो अपना एक देश के भाव में लिखा हुआ चीज़ है, बट पॉलिटिकल की भाषा में से स्टेट यूज़ करते हैं। अब वो क्यों है वो हम किसी दिन एक्सप्लेन कर लेंगे, आपको समझा देंगे। अभी आप थोड़ा सा नॉर्मल एक्सप्लेनेशन समझ के आगे बढ़िए। इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। अब लोगों ने बहुत सारे जो हायरार्किकल चले आ रहे हैं, राजा, फिर उनका पूरा परिवार राज करता आ रहा है, अब उनकी जगह पे नेशन स्टेट को लोगों ने जगह दे दी है। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट। अब जो ये मॉडर्न स्टेट मतलब राजशाही ख़त्म हो रही है। आप रशिया में भी पढ़ लेंगे और आपने बहुत सारा 9th में भी पढ़ा हुआ है। फ्रांस के लिए भी जो रेवोल्यूशन में चीज़ें हुई थी वो भी आपने पढ़ी हैं। तो वो सब चीज़ें बेटा फिनिश हो रही हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के को, आपने 9th में भी चीज़ें पढ़ी थी। अब वो जो नई थ्योरी आई है वो मॉडर्न स्टेट की है। अब डायनेस्टीज़ की नहीं है, एम्पायर की नहीं है, अब स्टेट की है। इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। अच्छा, आप कैसे कहेंगे बेटा कि मॉडर्न स्टेट है? एक मॉडर्न स्टेट के लिए क्या क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड वहाँ पावर होती है, मतलब वहाँ जो सर्वा होगा, लाइक इन प्रेजेंट टाइम नाउअडेज देयर इज़ अ पीएम और प्रेसिडेंट इन इंडिविजुअल स्टेट। भाई अपनी अपनी जगह पे कोई राष्ट्रपति पावरफुल ज़्यादा है, कोई पीएम ज़्यादा पावरफुल है। वो अपनी पावर को सोवरेन कंट्रोल में रखते हैं। सोवरेन कंट्रोल मतलब अब किसी अदर का पावर नहीं हो, किसी बाहरी पावर का कंट्रोल ना हो। सोवरेन वर्ड का मतलब जो अपनी पावर अपने हाथ में है, ठीक। ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। डिफाइंड टेरिटरी से मीन्स समझते हैं आप लोग, एक पूरी बाउंड्री होती है, एक पूरी बाउंड्री होती है किसी कंट्री की, लैंड की। आप देखते हैं इंडिया 3 तरफ से है, सी से जो है घिरा हुआ है, और ऊपर हिमालय से लेके इधर म्यांमार तक। तो कहने का मतलब है कि हमारी एक
भूभाग, यानी एक जो मैप होता है ना, और आप देखते हैं कोई एक लैंड का टुकड़ा है, उसका एक अपना साइज़ होता है, किसी अलग अलग साइज़ में होते हैं, तो इस चीज़ को ना डिफाइंड टेरिटरी बोला जाएगा। इस पूरी डिफाइंड टेरिटरी पे ही सोवरेन पावर जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करती है। इंडिया का पीएम इंडिया की जो जोग्राफिक लोकेशन है उसके ऊपर ही पावर चलाएगा, नेपाल पे या पाकिस्तान पे नहीं चलाएगा। ये है मॉडर्न स्टेट थ्योरी। जबकि इससे पहले क्या होती थी कि अगर मान लीजिए हम राजा हैं और हमको लगता है हम बहुत पावरफुल हो गए, तो हम पड़ोसी स्टेट पे आक्रमण करके युद्ध करके उसको अपने में मिला लें। तो दिस वाज नॉट मतलब मॉडर्न स्टेट में अब ये सब चीज़ें बेटा एग्जिस्ट नहीं करती थी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। और ये डिफाइंड टेरिटरी, मॉडर्न स्टेट, ये सब चीज़ें बेटा बहुत बड़े पैमाने पे यूरोप में क्या कहते हैं डेवलप हो रही थी, और लोग उस चीज़ को अपने मतलब मन में लेके रह रहे थे, ठीक। अब आगे आप एक चीज़ देखेंगे, बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ और डिसेंट। अब बात क्या होती है, ऐसा नहीं नेशन स्टेट एक उसी जगह का नाम दिया जाएगा या कंट्री का नाम दिया जाएगा जहाँ पे वो मेजॉरिटी लोग हैं किसी एक टाइप के, है ना, या फिर रूलर टाइप के लोग हैं। इससे कई बार इंडिया में बात होती है, बाहर के देशों में भी बात होती है। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही होती है, बाहर भी होती है। तो ये जो एक सेंस था डेवलप करने का, ये भी अपने लोगों में आया। ये आइडेंटिटी की बात थी, ठीक। ये हिस्ट्री को शेयर करने की बात थी। जैसे आप कई बार अपनी हिस्ट्री को लेके कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही क्या कहते हैं पावरफुल लोग रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत विद्वान लोग रहे हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, आर्यभट्ट टाइप। मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को शेयर करके क्या बताना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज या हमारी हिस्ट्री बहुत पावरफुल है, इसलिए हम अपने नेशन स्टेट को और भी कॉमन सेंस में लेके आम आदमी तक पहुंचाते हैं इस बात को। This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles, through action of leaders and common people. ये यूं ही नहीं आई है, ये तो आप सब जानते हैं कि चाहे इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात हो, नेशन थ्योरी की बात हो या किसी की भी, ये एक लॉन्ग बेटा एक्शन है लीडर्स का, और एक स्ट्रगल है बहुत बड़ा, कॉमन पीपल के साथ लिए हुए एक्शंस हैं लीडर्स के। तो हम इस चैप्टर को उसी चीज़ से डील करेंगे जो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म बन के पूरे यूरोप में जो है फैल रहा है, ठीक। अब देखो आप आगे आएंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये है सबसे बड़ी चीज़, ठीक। अब आप ये चीज़ समझ रहे हैं, ये है फर्स्ट चैप्टर, ये है स्टार्टिंग। जो पीछे की अपनी एक कॉमन सी और एक बड़ी छोटी सी ब्रीफ स्टोरी थी, उस चीज़ को आपने जाना मॉडर्न स्टेट थ्योरी क्या होती है, ठीक। आपने जाना सर यूरोप में क्यों स्टार्ट हुई, आपने जाना ये नेशनलिज्म क्या होता है, और अभी आप धीरे धीरे इसको और ही वाइडली समझने की कोशिश करेंगे। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछा ज़रूर करें, बट प्रॉपर क्लास लेने के बाद अपने नोट्स को भी आप तैयार करें। ओके, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। कहते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के सबसे क्लियर एक्सप्रेशन की बात हो, कहा जाए कि हाँ सबसे पहले एक फ्रांस में एक क्रांति का दौर आया है, द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन आया बेटा, वो आप जानते हैं 1789 में आया था। और ये जो 1 मार्क क्वेश्चन टाइप चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही आते हैं, इसीलिए नोट्स की अपनी एक जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और आई होप कि आपको भी ये दिक्कत नहीं होती होगी इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करने में, क्योंकि फैक्टफुल क्वेश्चन है। ईयर हो, पर्सन का नेम हो, कंट्री का नेम हो, और कोई इस तरह की मीटिंग्स कॉन्फ्रेंस की बात हो, है ना, मूवमेंट की बात हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप क्लियरली खुद समझते चले जाएंगे। France, as you would remember, a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। अब बात क्या थी, वही बात आ गई, टेरिटोरियल के राजा का अधिकार कुछ एक पूरे एक टेरिटोरियल जोग्राफिकल स्टेट पे था, ठीक। और 1789 में अंडर मोनार्क रूल, मतलब जो राजशाही है, जो वहाँ राजा है लुई 16, उसके अंडर में है, फुल फ्लेज्ड है अपने तरीके से। लेकिन एक ही चीज़ की कमी है कि कॉमन लोगों का सेंस की बिलोंगिंग नहीं है वहाँ पे, उनकी
क्या ज़रूरतें हैं, इक्वलिटी, फ्रीडम, वो नहीं है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। दो चीज़ें आप समझिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, पहला है पॉलिटिकल चेंज, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। भाई ऐसा क्या चेंज था, ये भी तो एक जानने वाली बात है ना, कि इस चेंज को आप क्या समझेंगे, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ये अलग है और ये अलग है। तो पॉलिटिकल चेंज का मतलब ये होता है कि पावर बेटा चेंज हो गई। सिंपल समझिए आप लोग, पावर कैसे चेंज हो गई कि राजा था और कमज़ोर था, लोग परेशान थे, टैक्स लाद रखे थे, खजाना खाली था, वो अपने ऐशो आराम में बिज़ी था। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो वो चेंज ले आए लोग वहाँ पे, डेमोक्रेटिक रूल ले आए, डायरेक्टरी रूल ऑफ राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन ले आए। फिर उसके बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज मीन्स सिंपल समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का मतलब लॉ का चेंजिंग। पहले लॉ किसके लिए था, सिर्फ क्लर्जिकल पीपल, नोबल पीपल, सबसे लास्ट स्टेज के लोग हैं वो टैक्स भर रहे हैं, राजा की अपनी एक मौज है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो दैट मीन्स अब वो सारी चीज़ें चेंज, अब प्रॉपरली एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन बनाया गया, राइट्स दिए गए प्रॉपर्टी के। अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे, वुमेन्स को धीरे धीरे वहाँ पे लिबरलाइज़ किया गया, उनको पावर मिली, हर बड़े से लेकर छोटा आदमी, वोट की वैल्यू सबकी 1 की गई, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए गए। That came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizens। ये थोड़े से मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं नई चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा इंग्लिश पे भी उनका ध्यान कई बार नहीं जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ये सब हुआ वो इस चीज़ से हुआ, जो ये चेंजेस आए यहाँ पे, जो रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे, उससे। और फिर इससे हुआ क्या समझिए आप बेटा, ट्रांसफ़र हुआ सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी मतलब अब राजा के हाथ में पावर नहीं है, ना बाहरी राजा के हाथ में पावर है, ना अपने अंदर राजा के हाथ में पावर है। अब वो सोवरेनिटी वहीं के लोगों के अंदर में है, और उन्होंने जिस चीज़ को अब चाहा है कि हमें डेमोक्रेटिक रूल चाहिए, अब वो उनके अंदर। तो वही कह रहा है कि मोनार्क, राजशाही से एंड करके अब फ्रेंच सिटीजन बॉडी, जो सिटीजन्स हैं उनके हाथ में पावर आ गई है। ये चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। भाई रेवोल्यूशन से एक चीज़ क्या समझ में आई थी कि ये लोग ही तो हैं जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूट किया अपने नेशन को और उसके भाग्य को बदलने के लिए, वही तो हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया। जैसे आप अपने 9th से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन को, तो उसको डिज़ाइन किसने किया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रेट लीडर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने। तो वो कहने का मतलब है वो हर एक कंट्री में बेटा ऐसे लोगों का एक अपना एक टाइम रहा है जिन्होंने उन्हें या उन देशों के लोगों को दिया हुआ है। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ से बेटा क्वेश्चन है, ठीक, और ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है। द क्वेश्चन शुड बी इन ए स्टेटमेंट फॉर्म, और वो आपसे कहता है, क्या कहता है पहले समझ लीजिए, आप नोट्स को प्रिपेयर बाद में कीजिएगा अच्छे से। कहता है कि बहुत शुरुआत से जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज लोग हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कई सारे मेजर्स को, यानी कदम उठाए, कायदे बनाए, प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यहाँ तक ये पूरा एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप इसे क्लोज करेंगे। कहने का मतलब है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि बहुत टाइम पहले से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी पीपल थे, जो चेंजेस चाहते थे, उन्होंने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए, ऐसे कानून नियम बनाए जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि यस हमारी आइडेंटिटी ना एक ही है, और वो क्या है, फ्रेंच सिटीज़न की आइडेंटिटी है। तो ऐसा क्या कदम उठाए उन्होंने, व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट वर द मेजर्स। अब उस चीज़ को आंसर की फॉर्म में आप लिखेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। द आइडियाज़ ऑफ ला पात्री द फादरलैंड एंड ली सिटियोन द सिटीज़न, ये फ्रेंच वर्ड है ला पात्री एंड ली सिटियोन
जिसका मीनिंग आपको इंग्लिश में दिया हुआ है कि उसको क्या बोलते हैं। ला पात्री को सिटी फादरलैंड बोलते हैं, यानी मातृभूमि से जोड़ने का एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी लोग थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारी फादरलैंड है। अब आप यहाँ से कुछ याद कीजिए कि इंडिया में लोगों ने क्या कलेक्टिव बिलोंगिंग आइडेंटिटी के लिए सेंस कलेक्ट किया, या क्या लोगों के अंदर भावना डाली, भारत माता ये हमारी मातृभूमि है, हम इसके लिए जिएंगे, हम इसके लिए मरेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको कंटेम्प्रेरी मतलब थोड़ा इंडिया से टच कीजिए, थोड़ा फ्रांस को भी पढ़िए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझ आप पाएंगे, क्योंकि मैं इंडिया से उसको कंटेम्प्रेरी क्या कहते हैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। बट आप याद अच्छे से तब कर पाएंगे जब आप कहेंगे कि सर अच्छा वहाँ पे फादरलैंड का आइडिया पहले आया तो कुछ वैसा ही आइडिया इंडिया में बाद में आया। तो मैं कहूँगा यस, क्योंकि शुरुआत तो बेटा यहाँ फ्रेंच से हुई है ना, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो वो चीज़ सबसे बेहतरीन थी और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जो पूरी दुनिया में फैली, इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है सिलेबस में। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब हम ये हमारी फादरलैंड है, कौन? फ्रेंच पीपल। समझिएगा आप इसको, फ्रेंच पीपल जो है उनके लिए ये उनका कंट्री फादरलैंड है और हम उसके सिटीज़न हैं, और उन्होंने इस चीज़ को यूनाइटेड कम्युनिटी में बदलवाया। मतलब हम सब एक हैं, हम अलग अलग बिल्कुल नहीं हैं। जैसा कि आप देखते थे एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और थर्ड एस्टेट्स में भी 3 तरह के डिवाइडेशन थे। कुछ लोग टैक्स दे रहे हैं, कुछ लोग उस पैसे से मौज कर रहे हैं। अब वो नहीं है, अब क्या हो रहा है? इन्जॉइंग इक्वल राइट्स। कितनी अच्छी चीज़ आ गई ना फ्रांस में जो इंट्रोड्यूस हुई है, मेजर्स चेंजेस ला रहे हैं। वो क्या क्या हुए भाई? आप बराबरी का अधिकार है आप सबको, जैसे कि इंडिया में आज है, अंग्रेज़ों से पहले नहीं था। समझिएगा आप, अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि अब वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। इंडिया में भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी में तो ये चीज़ें लिखी हैं कि हम इक्वल हैं, हम सोशल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक हैं, सेकुलर हैं, वो चीज़ें। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्रिकलर, और क्या कदम उठाए गए और क्या चीज़ें डेवलप हुई थी? एक नया फ्रेंच फ्लैग बेटा इंट्रोड्यूस हुआ। आपको याद है सॉरी की पेंटिंग में वहाँ इटली और फ्रांस के फ्लैग में वो रेड कलर का और ब्लू कलर का ही थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ठीक, आप थोड़ा उसको देखिएगा एक बार, अगर आप नेट पर भी सर्च करते हो फ्रांस और इटली के मैप को थोड़ा कंपैरिजन कीजिएगा। सॉरी उस टाइम वो पेंटिंग बना रहा है। वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब वो राजशाही वाला जो स्टैंडर्ड वाला झंडा था ना, फ्लैग था, उसको हटा दिया गया और पूरे फ्रांस के लिए कॉमन एक नेशनल फ्लैग की तरह यूज़ करने वाली चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप कंटेम्प्रेरी इंडिया में देखो, समझने की कोशिश कीजिए कि सर पहले ना हमारा जो झंडा था वो एक नहीं था, ब्रिटिश इंडिया का अलग झंडा लगा रहता था कई स्टेट्स में, और जहाँ राजा रजवाड़े थे वो अपना झंडा लगाते थे। सर तिरंगा कब आया? तो बच्चों तिरंगा थोड़ा सा लेट आया, डेवलप हुआ। वो चीज़ देखी ना हमने कि दुनिया में सब लोग अपने नेशन के लिए मर रहे हैं, एक थ्योरी बना रहे हैं, एक नेशनल फ्लैग है, सारी चीज़ें हैं, इक्वल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। वो सब चीज़ें धीरे धीरे हमारे यहाँ आई हैं। ठीक है, ओके। द एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। आपको याद है वो 3 एस्टेट जनरल हुआ करती थी, याद कीजिए, 3 एस्टेट्स में डिवाइड थी ना फ्रेंच सोसाइटी। अब वो इलेक्टेड होती है एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन मतलब सारे वो नागरिक जिनकी उम्र या तो 21 साल या उससे ऊपर है। पहले 21 साल रखा गया था, 21 ईयर्स, एंड आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द एज रिड्यूस टू 18 ईयर्स। आप भी जानते हैं इंडिया में 18 ईयर्स है आज। और उसको क्या नेम दिया गया स्टूडेंट्स? नेशनल असेंबली। वो जो एस्टेट जनरल थी, नाउ इट रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, नेशनल मतलब हर चीज़ से झलकना चाहिए, ये रिप्रेजेंट होना चाहिए, ये आइडेंटिटी आनी चाहिए कि अब सब कुछ सबका एक जैसा है। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। हिम्स होते हैं एक तरह के आप ये कह लीजिए पोएम्स की फॉर्म में, गीत कह लीजिए। वो सारी चीज़ें दोबारा से लिखी गई। जैसे हमारे यहाँ कितने सारे देशभक्ति गीत लिखे गए, सोच के देखिए। ठीक है, रचनाएं, बड़ी बड़ी रचनाएं। ओथ्स टेकन, आप प्लेज लेते हैं ना सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे, इंडिया इज़ माई कंट्री, वो सब कहाँ से आया? क्यों लिए सब बच्चे वो सिर्फ वही प्लेज लेते? तो कुछ इस तरह के शपथ, इस तरह की ओथ तैयार की गई।
आप इंडिया में देखते हैं मिनिस्टर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, जज हो, राष्ट्रपति हो, सब एक तरह की शपथ लेते हैं। क्यों? वो इस देश के लिए काम कर रहे हैं। एंड मार्टिर्स कॉमेमोरेटेड, मार्टिर समझते हैं ना आप लोग, शहीद लोग, उनका गुणगान किया गया, उनकी देशभक्ति को सलाम किया गया। जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में जब भी कोई अंग्रेज़ों से लड़ा तो हमने उसको हमेशा स्वतंत्रता सेनानी बोला है, फ्रीडम फाइटर बोला है। याद है आपको? यस। जैसे नेल्सन मंडेला की कहानी आपको याद हो 9th में, तो दे वर हीरोज़, दे आर मार्टिर्स फॉर द मदरलैंड। वो अपनी देश की भूमि के लिए बेटा शहीद लोग हैं। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। अच्छा, ये सब हो रहा था, सब कुछ किसके लिए? एक नेशन को नाम देने के लिए। मुझे लगता है आपको ये चीज़ बड़ी बेहतरीन लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यस सर, इंडिया में भी कुछ ऐसे ही डेवलप हुई हैं चीज़ें। अभी आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी भले ही नहीं है, लेकिन आज आपको ये समझ में आ रहा होगा, यस सर, हमारा तो नेशनल एंथम भी है, सॉन्ग भी है, शहीदों के लिए गाने भी बहुत सारे लिखे गए और हमारा नेशनल फ्लैग भी है, एवरीथिंग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, हम इक्वल राइट्स की बात भी करते हैं, हर तरह की चीज़ें। तो यस स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर डेवलपिंग फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन आफ्टर दैट स्प्रेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग आवर कंट्री। ओके, सो लेट्स go for another lines। और भी है इसमें, a centralized administrative system was put in place and formulated uniform law for all citizens within its territory। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट यही हैं जो आप पीछे से पढ़ते आए, वो पॉइंट्स हैं। what are the measures and steps taken by the French revolutionists to share a collective identity to the French people। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझते हैं आप लोग? आप नॉर्मली इसको ये समझ लीजिए जैसे कि आज इंडिया में राष्ट्रपति है, फिर पीएम है, फिर स्टेट्स में सीएम है, फिर और भी लेवल पे अधिकारी हैं। बट ब्रिटिश के टाइम पे बेटा ऐसा नहीं था बट कुछ डिफरेंस था। हम सोवरेन पावर नहीं थे ना, तो पावर तो असल में हमारे हाथ में थी ही नहीं। बट अब जब ये सारी चीज़ें लोगों के हाथ में आ जाती हैं तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया शासन चलाने के लिए, टू रूल द कंट्री। सिंपल समझिए, टू रूल कंट्री एक सिंपल सिस्टम को डेवलप किया गया। और सेंट्रलाइज्ड क्यों? क्योंकि एक ऐसा पावर सेंटर में ऐसा होगा जो पूरी कंट्री के लिए बहुत सारा फैसले लेगा और वो एक सबसे बड़ी पोस्ट होगी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, चाहे कंट्री के अंदर लगने वाले जितने तरह के टैक्स हों, ड्यूटीज़ से मतलब यहाँ बेटा टैक्स से समझ लीजिए आप, ठीक। आप जितना सिंपल इन चीज़ों को समझेंगे आप हमेशा चीज़ों को रिमाइंड कर पाएंगे। एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड, और जो बाकी की चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दिया गया। जैसे जब अंग्रेज़ थे यहाँ पे तो आपको 8th क्लास में महलवाड़ी, मुनरो सिस्टम, रैयतवाड़ी, इंडिगो प्लांटेशन, बहुत सारी चीज़ें याद होंगी। जब अंग्रेज़ गए तो उससे बाद ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई ना, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया ना, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई ना। तो वैसे ही फ्रांस में इस तरह के फालतू के टैक्सेस, बहुत तरह के जो किसानों पे टैक्स लगे हुए थे वो, और बहुत से लोगों को पास प्रॉपर्टी का राइट, वो सब ख़त्म कर दिया गया। नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं किया, प्रॉपर्टी का राइट जो नहीं था उसे ख़त्म किया। अब क्या कर दिया गया, प्रॉपर्टी का राइट दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वर अडॉप्टेड। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको याद है अपने यहाँ अगर हम मेज़र्स करते हैं या वेट करते हैं चीज़ों को, जैसे मैं हिंदी की बात करूँ, हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं। जैसे कुछ बच्चे केरला से हैं तो आई डोंट नो वहाँ क्या बोलते हैं, बट शायद अगर मैं समझाऊँ आपको तो आप समझेंगे। बेटा कई बार आपने देखा होगा अपने यहाँ हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं कि वेट को तौलने के लिए, मतलब चीज़ों को तौलने के लिए ये ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, मन भर, पाव भर, तोला, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं आ रहा है। वो सब क्या है, वो हमारा लोकल वेट सिस्टम है। मेज़र्स में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, आपको याद है, मील, कोस वगैरह वगैरह। बट आप सोच के देखो आज इन सब की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, याद करो। हम यूज़ करते हैं किलोमीटर, मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट, जो सब जगह एक जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है कि नहीं। ये इसलिए लाया जाता है ताकि एक जैसे नियम कानून कायदे बने। ओके,
ये भी वहाँ पे किए गए। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, मतलब डायलेक्ट्स का मतलब होता है बेटा जो लोकल लैंग्वेज होती हैं उनको मतलब नहीं अपनाया गया। फ्रेंच जो कि वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती थी और लिखी जाती थी पेरिस में, वो अब कॉमन लैंग्वेज बन गई थी कंट्री लेवल पे। और आज फ्रेंच देखो कितनी दुनिया में बोली जाती है, डेवलप लैंग्वेज है, यूएन की भाषाओं में से एक है, बट हिंदी नहीं है शायद। ये सारे चेंजेस बेटा वहाँ हो रहे थे। ये बेस्टिल वाला डायग्राम है, अगर आपको याद हो, याद है 9th में ये सब चीज़ें पढ़ी थी आपने, ये वही है। ओके, अगर थोड़ा सा आगे बात करें स्टूडेंट्स इसकी, तो ये पैराग्राफ क्या कहता है ज़रा एक बार नज़र डाल लो। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब है कि एक ऐसा रूल जो अंडर प्रेशर है और जो सिर्फ तंग करता है लोगों को, लोग सफ़र कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो रिवोल्यूशनरी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये ही वो मिशन था। कौन सा मिशन? जो ये नेशन थ्योरी ऊपर कलेक्ट हुई है कि ये फ्रांस की ही डेस्टिनी है और ये यहाँ के लिबरेट पीपल जो यूरोप के हैं उनके डेपोटिज्म के खिलाफ जाके हमने ये चीज़ें हासिल की हैं। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकेम नेशंस। और ये पीपल और ऑफ यूरोप मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग नेशंस को, अलग अलग कल्चर के लोगों को, मल्टी लैंग्वेज स्पीकिंग नेशंस को भी ये लोग एनकरेज कर रहे थे। ये पूरे यूरोप में इस तरह से फैला रहे थे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सिर्फ हमने 2 पैराग्राफ पढ़े, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बड़ी एक्सप्लेनेशन करने के लिए ज़रूरी हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम, पॉलिटिकल चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, तो देयर आर मैनी वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सिर्फ एक बार समझेंगे आपको वो चीज़ें क्लियरली सारी समझ में आएंगी, और जो चीज़ें आप ये बेटा यहाँ समझ रहे हैं वो आपको सिविक्स में भी बहुत अच्छे से फिर समझ में आएंगी। ठीक है, हम आज के लिए सिर्फ यहीं रखेंगे। इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हैं वो कुछ 4-5 हैं और एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बना है। व्हाट वर द मेजर्स बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी इन फ्रेंच पीपल, तो पूरा एक है। आप कोशिश कीजिए लिखने की, और आपको नहीं आता है बट आप नोट्स तो बनाइए कम से कम। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं तो आप नोट्स नहीं लिखें, आप नोट्स लिखिए, चेंजेस लिखिए फ्रेंच में क्या हो रहे हैं। PDF फिर हम भेज देंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।